तो ये देख लीजिए क्वेश्चन ये था, मैं फटाफट से करवा रहा हूँ और सभी को ये बता रहा हूँ भाई कोशिश जरूर किया करो क्वेश्चन करने की, ये नहीं कि अपना ऐसे ही आ गए। ये वाला क्वेश्चन है, इधर वाला जो चार्ज है ये तो 10 की पावर -8 कूलम है और इधर वाला जो चार्ज है ये है -10 की पावर -8 कूलम। ये फिगर जो है ना ये क्वेश्चन में दे रखी है, एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि इन दोनों चार्जेस के सेंटर में एक पॉइंट है ए, सेंटर में एक पॉइंट है ए, और इसी तरीके से इन दोनों चार्जेस से इधर एक पॉइंट है बी। अच्छा, ये वाला जो चार्ज है और ये बी, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 0.05 मीटर। यहाँ से 10 की पावर -8 कूलम वाले चार्ज से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ए तक वो भी 0.05 मीटर। ए से यहाँ तक ये भी 0.05 मीटर, ये हो गया। अच्छा, और बिल्कुल जहाँ पर ये ए है बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट है सी, और इस चार्ज से सी तक का डिस्टेंस है 0.1 मीटर। सिमिलरली इस चार्ज से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 0.1 मीटर। तो ये दे रखा है, इन्होंने क्या पूछा है, दो ही चार्ज दे रखे हैं, बाकी सारा जो फिगर में लिखा हुआ है ना, बाकी सारे डिस्टेंसेस ही डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है, चार्जेस केवल दो हैं। तो आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स ए, बी एंड सी। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पर, फिर बी पर और फिर सी पर। तो अगर मैं पॉइंट ए के लिए बात करूं तो हम ऐसे कह देंगे, आप ऐसे नोट कीजिएगा इसमें, फॉर पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट ए के लिए बात करता हूं तो ए पर फोकस करेंगे सिर्फ, तो ए पर फोकस करेंगे तो ये 10 की पावर -8। अब याद रखिएगा, जब भी मेरे को कोई चार्ज दे रखा होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनके साइन है वो सिर्फ ये बताते हैं कि वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा या वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। जिस पॉइंट पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, हमेशा ये हमको कन्वेंशनली मानकर चलना है। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैंने लिखा ना 4 पॉइंट ए, तो मैं ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ ही मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लग जाएगी ऐसे F1, और ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो F2 है ये भी इसी डायरेक्शन में लग जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि F1 इज इक्वल टू F1 वो इसकी वजह से हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम रिपल्सिव फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू 10 की पावर -8 कूलम, इस वाले चार्ज की वजह से। सिमिलरली F2 attractive force at point A due to -10 की पावर -8 कूलम। ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो F1 F2 ना लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम क्या लेंगे E1 और E2। तो E1 क्या हो जाएगा, इसी को F1 है तो इसी डायरेक्शन में हमारा E1, इसी डायरेक्शन में E2 हो जाएगा। तो E1 क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज अपॉन यहाँ से और ए तक का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं 2 दिन आई नहीं पाई। मैंने सोचा वो नहीं, हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर चल रहा है उसको, तो आज थोड़ा
थोड़ा ठीक लगा तो मैंने कहा मैं ले आऊँ आशीर्वाद नहीं देती है। हाँ हाँ नहीं वो नहीं उसकी तरह उसको फील में चल रहा है खैर कल वापस हम जाएंगे दिखाने के लिए डॉक्टर से क्या होता हम लोग दिल्ली गए थे वापस आए तो मम्मी H3N3 का मम्मी को डाउट था तो हम लोग इसलिए आए थे अब जब हम लोग पूरा ठीक हुए तो मैंने कहा मैं एटलीस्ट जाके दे आती हूँ तो वो ना इसलिए अरे बच्चे को इसलिए हमने किया इसको बहुत पसंद है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो हम जानते हैं न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से अब मैं E2 निकालूंगा। तो E2 कौन सा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लगा रहा है अपनी तरफ जो इसको खींच रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ये चार्ज तो ये हो गया 10 की पावर -8, नेगेटिव साइन नहीं लगाना, हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना है हमको। तो 1/4/ε0 10 की पावर -8 अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 0.05, तो 0.05 का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये हो गया। E1 और E2 दोनों ही एक डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ EA इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये दोनों कितना हो गया, 1/4πε0, दोनों सेम वैल्यूज हैं। 1/4πε0 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। तो EA इज इक्वल टू, जब दोनों सेम चीज है तो एक तरह से ऐसे ही हो गया ना, जैसे x प्लस x होता है तो 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। तो EA इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 और अपॉन में 0.05। देखिए इस पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो न्यूमरेटर में लिख दिया 0.05 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 0.0025 ये हो गया। पॉइंट है तो मैंने ऊपर मैंने 1 के आगे 4 0 लगा दिए। ठीक है, अब 25 4 ज़ा 100 और 4 के आगे 2 0 और लगा तो 400। EA इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18 इंटू 400 इंटू 10 की पावर 9 -8, तो 10 बच गया बस, डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 4 ज़ा 72, 72 के आगे 1 2 3, इतना न्यूटन पर कूलम गया। तो ये बोल दीजिए, या फिर ये बोल दो 7.2 1 2 3 4, मैंने 4 डिजिट कम कर दिया इसको 7.2, तो इधर 10 की पावर 4 लगा लो इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आप आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब ये मैंने उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। अच्छा, अगर मेरे को वेक्टर लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे इसको E A वेक्टर इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से इस तरफ। तो चाहे तो आप इसको, इस वाले पॉइंट को P बोल दो, इस वाले पॉइंट को Q बोल दो, तो अराउंड ए क्यू लिख सकते हैं हम, अराउंड ए क्यू। ठीक है,
या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपने अलोंग ए क्यू लिख दिया, इधर बस ऊपर एरो का साइन लगा दिया, और अगर मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर दे रखा होता तो मैं उसके टर्म्स में लिख देता। ठीक है, वो जनरली ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर लिखने की, न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत नहीं होती उसकी, डेरिवेशंस में हम यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे इससे पहले जो डेरिवेशन करा था तो 1 से p तक अगर हमारा यूनिट वेक्टर जा रहा है तो हमने r1p कैप लिख दिया था वहाँ पर, तो वो डेरिवेशन में ज़रूरत होती है, यहाँ ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं अलोंग ए क्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बी पर निकालूंगा, बी पर, तो यहाँ पर जैसे ये लिखा था फॉर पॉइंट ए, ऐसे लिख लीजिए फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। अब बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब आप ये देखिए जब भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी उधर। तो इसको बोल दीजिए आप E1, E1। ठीक है, जो ये पहला चार्ज लगा रहा है वो E1 हो गया। फिर यहाँ क्या रखा हुआ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो E2 इस डायरेक्शन में लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मैं पॉइंट बी के लिए E1 और E2 निकालूंगा, जैसे पॉइंट ए के लिए E1 और E2 निकाला था। विदिशा यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए तो E1 देखते हैं। E1 क्या हो जाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, तो यहाँ से और यहाँ तक का बी तक का डिस्टेंस कितना, 0.05, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से E2 निकालेंगे तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था डायरेक्शन, इसमें ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लिख दिया था। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि अलोंग ये जो E1 है ये किस डायरेक्शन में, अलोंग PB, चाहे तो इधर लिख दो अलोंग PB। ठीक, और जो ये E2 है ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से जो ये E2 अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.05, 0.05, 0.05, तीनों को ऐड करा तो 0.15। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 का स्क्वायर, और दिस इज अलोंग BQ, B से Q की तरफ जाता हुआ है, अलोंग BQ। ठीक है, अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, E1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 अपॉन 0.0025 न्यूटन पर कूलम। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 और 0.15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो ये 225 हो गया, इसको लिखेंगे 0.0225 न्यूटन पर कूलम। अब जरा देखिएगा E1 और E2 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, E2, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, तो डिनोमिनेटर छोटा इसका है या इसका है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर और ये पहले वाली टर्म सेम है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक, तो जहाँ पर न्यूमरेटर बिल्कुल सेम होता है तो डिनोमिनेटर को देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म बड़ी, तो यहाँ पर क्या 0.0025 छोटी वैल्यू है, यहाँ पर क्या 0.0225, तो ये बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी, तो E2 छोटा है E1 से। इसका मतलब नेट फोर्स कैसे निकलेगी, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 अपॉन 0.0025 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 अपॉन 0.0025। चलो लिख दिया,
0.225। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म्स कॉमन आ रही है इनको तो बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर -8 ये कॉमन आ रहा है, तो 1/0.0025 माइनस 1/0.0225 0.225। अब पॉइंट गया तो ऊपर 1 2 3 4 4 जीरो आ गए, इधर पॉइंट गया तो ऊपर 1 2 3 4 4 जीरो आ गए। 25 4 ज़ा 100 तो ये 400 हो गया। 25 9 ज़ा 225 और 25 400 ज़ा, तो ये 400 माइनस 400/9 हो गया। ये मिटा दो। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालिए, ये हो गया 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -8। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। 400 माइनस 400/9 तो 9 4 ज़ा 36, तो 3600 माइनस 400/9, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर 9 × 10 की पावर -8 यानी कि केवल 10 बचा, और यहाँ क्या बचा 3600 माइनस 400 कितना हो गया 3200। ठीक है, तो 32,000 न्यूटन पर कूलम ये हो गया। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं 3.2, 4 डिजिट कम करना 1 2 3 4 3.2, तो इधर 4 पावर बढ़ा दो 10 की पावर 4, बैलेंस करते हैं ना, जितनी डिजिट कम करते हैं उतनी पावर बढ़ा देते हैं। 3.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और अगर इसको हमने EB बोल दिया, तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो EB वेक्टर इज इक्वल टू 3.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो E1 ज़्यादा बड़ा है तो उसमें से E2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली हम E1 ही हमारा मेजर फोर्स है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग PB, P से B की तरफ, अलोंग PB। बताइए क्लियर है, ठीक है, समझ रहे। चलिए जी आगे चलता हूँ, फिर मैं इसका थर्ड पार्ट देखिएगा C वाला, कि एट पॉइंट C क्या होगा। अब नेक्स्ट लिखे हैं फॉर पॉइंट C। जब पॉइंट C की बात करेंगे तो फिर वही काम करना है कि इसकी वजह से ये जो पहला चार्ज मान लिया इसको दूसरा चार्ज मान लिया, तो इसकी वजह से हमने माना पॉइंट C पर, मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने मान लिया पॉइंट C पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया E1, तो E1 रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग गया, ये नेगेटिव है चार्ज, इधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना, तो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया E2 इस डायरेक्शन में हो गया। तो E1 और E2 का पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट मुझे मालूम है कि ये 0.1 मीटर, ये लेंथ 0.1 मीटर, 0.05 और 0.05, तो ये भी 0.1 मीटर। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, और जब ये वाला एंगल 60 डिग्री तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं पहले E1 निकालूंगा फिर E2 निकालूंगा। तो पहले E1 देखते हैं फॉर पॉइंट C। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पॉजिटिव वाला, तो 10 की पावर -8 और डिस्टेंस कितना 0.1, तो 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन लिख देना अलोंग PC, P से C की तरफ, अलोंग PC, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसकी बात करेंगे E2 की, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये E2 इस तरफ लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -8 और डिस्टेंस यहाँ पर भी 0.1 का स्क्वायर।
अलॉन्ग सी क्यू, सी से क्यू की तरफ, अलॉन्ग सी क्यू, वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में से जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू सेम आ रही है, कोई भी ज़्यादा या कोई भी कम नहीं है। तो जब दोनों ही वैल्यू सेम होती हैं, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट से निकल कर जाएगा। तो हम ये बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, उसको मैंने बोल दिया EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो E1 है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट E1 इज इक्वल टू, मैं उनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। लेट E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू x, x मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, EC इज इक्वल टू अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, E1 और E2 को मैंने इक्वल नहीं माना है, E1 और E2 इक्वल हैं, उन दोनों की एक कॉमन वैल्यू ले ली, x ले ली, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, नहीं तो अंडर रूट के अंदर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, शॉर्ट करने के लिए करा है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x और cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का शॉर्टकट बता रखा था -1/2, ठीक है, तो -1/2 ले लेंगे सीधा सीधा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो -x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ गया, x आ गया। x का मतलब क्या आ गया, सिर्फ ये वाली वैल्यू, एक वैल्यू, ये बिठा रहा हूँ बीच में से। अब देखिएगा, तो EC इज इक्वल टू कितना हो गया, EC इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या है, E1 या E2 कुछ भी, इज इक्वल टू E1 और E2 कुछ भी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -8, 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, ठीक है। अभी पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 2 11 माइनस 8 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आंसर ये दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, वेक्टोरिकली अगर पूछा जाए तो EC वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 एन कैप न्यूटन पर कूलम, पहले एन कैप लिखना, एन कैप और न्यूटन पर कूलम, और फिर यहाँ पर लिख देना वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the bisector of 120 degree। Where n cap is a unit vector along the bisector of 120 degree, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब इसके बाद जो है यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो सारे के सारे ना पॉइंट चार्ज को लेकर थे। पॉइंट चार्ज मतलब अभी तक हमने चार्ज को एक पॉइंट के बराबर माना, लेकिन चार्ज कभी भी पॉइंट में नहीं रहता है।
ठीक है, मतलब रहता है पॉइंट में, पर क्या है कि वो इतना छोटा चार्ज जो है, इतना छोटा चार्ज रियल लाइफ एप्लीकेशंस में ऐसी चीज़ जो है होती नहीं है। तो कभी भी अब आगे का जो हम टॉपिक्स करेंगे वो आगे के टॉपिक्स होंगे कि चार्ज जो है क्या वाकई इतना सा होता है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ होता तो है इतना सा। लेकिन अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि चार्ज किसी लाइन में फैला हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये वायर हो गई, ये वायर हो गई, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक चार्ज होगा जो लाइन के अलॉन्ग फैला हुआ होगा, कि पूरी लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पॉइंट पर नहीं है। जैसे अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज अब नहीं होगा। अब क्या होगा, अब पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि लाइन के अलॉन्ग, एक पतली सी लाइन है, उसके अलॉन्ग पॉजिटिव 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 चार्ज फैला हुआ है, या नेगेटिव 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 चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो ये, इसको कहेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है कि एक पूरी शीट है, जैसे कि एक पूरी की पूरी बड़ी थाली समझ लीजिए, थाली जो है उस थाली में पूरे पर चार्ज फैला हुआ है, यानी कि पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक ऐसा है कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है, तो उसको बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरीके के होंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप नोट्स में नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 24 पर है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही जो चीज़ बताई है शुरुआत में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इन प्रैक्टिस वी डील विद चार्जेस, इन प्रैक्टिस मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, in practice we deal with charges much greater in magnitude than the charge on an electron, so we can ignore the quantum nature of charges and imagine that charges spread in a region in a continuous manner। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि ये इतना सा चार्ज जो है, उस नेचर को इग्नोर करा जा सकता है और ये माना जा सकता है कि चार्ज जो है वो किसी रीजन में फैला हुआ है ढंग से, ठीक है। तो सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है मैंने एक कोना छू लिया, भाई यहाँ पर करंट ज़्यादा था तो यहाँ तो मुझे तेज झटका लगा, इधर ना करंट थोड़ा कम था, ऐसा नहीं होगा। कंडक्टर है पूरा का पूरा, तो बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर ही करंट लगेगा, कोई भी कोना छू लीजिए बराबर झटका लगने वाला है, ठीक है। तो अब ये है कि कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि किसी भी एक एरिया में चार्ज फैला हुआ है, या वॉल्यूम में भरा हुआ है, या लाइन के अलॉन्ग फैला हुआ है चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं मतलब हमारे पास, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कैसे निकाला जाए। तो देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये मिटा दो, नोट कर लिया सबने। सर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसी क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली क्यों होगा बताता हूँ अभी। देखिए, हमने जो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज करा था, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज में हमने कहा था कि चार्जेस की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर होल नंबर होना चाहिए। 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि 5.5 चार्ज या 5.7 चार्ज, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको बोल दिया था कि Q इज इक्वल टू एनी, कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर मेरे को बोल दिया कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करो, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कर दो। अब सवाल आपका ये है कि कॉन्टीन्यूअस क्यों, कॉन्टीन्यूअस क्या है। तो कॉन्टीन्यूअस को उसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसमें और इसमें अंतर बताता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इस लाइन पर कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन पर? चार्जेस तो प्रॉपर नंबर ही होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉपर नंबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर नंबर मतलब 15 चार्ज है मान लीजिए, है ना। 15, अब चार्ज में क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है 15 प्रोटॉन हो सकता है 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 चार्ज है, वो कभी भी 15.3 या 15.4 नहीं होगा, है ना, वो प्रॉपर होल वैल्यू ही आएगी। लेकिन जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये लेंथ है, तो इस लेंथ को हम डिवाइड कर सकते हैं ना ऐसे। मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक वायर है और इस वायर की लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है, तो मैं कह दूँगा कि चलो मैंने यहाँ से नापना शुरू करा, तो ये 0 हो गया, ये 0.1, ये 0.2, ऐसे करते 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 ये 1 मीटर वाला पॉइंट आ गया। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मतलब 0.1 वाली पोजीशन, 0.2 वाली पोजीशन, 0.3 वाली पोजीशन, सब पर चार्ज फैला हुआ होगा, सब पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होगा
कि 0 वाले पॉइंट पर चार्ज था, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था, अब वो 1 पर ही होगा, बीच में ब्लैंक स्पेस है, बीच में कुछ नहीं होगा, समझ गए? तो ये चीज़ नहीं है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन चार्ज की क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस समझ रहे हैं? डिस्क्रीट का मतलब प्रॉपर वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब सारी वैल्यूज, सब कुछ रियल नंबर आ गया, सब 1.2 1.3 1.7 सब कुछ आ गया, ठीक है? तो वो पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग है मतलब अगर मैं किसी लाइन के अलाउंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उसमें ऐसा होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि 0 मीटर वाले पॉइंट पर, 1 मीटर वाले पॉइंट पर और 2 मीटर वाले पॉइंट पर उन्हीं पॉइंट्स पर चार्ज रखा हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा, सब पर फैला हुआ होगा। मतलब अपने आप में भी टूट के फिर पूरे में फैल जाता है चार्ज। वो पूरे में फैलेगा, लेकिन चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यूज वो कांस्टेंट होगी, वो प्रॉपर वैल्यू होगी, 50 चार्ज 60 चार्ज 70 चार्ज ऐसे होगा। वो ये नहीं होगा कि चार्ज आपस में टूटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, है ना? ये वैसे बेकार की बातें हैं वॉल्यूम 2 में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भी डिवाइड करा जा सकता है। इसमें टूट हाँ, तो पहले ये पढ़ा था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, फिर देखा कि नहीं जी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। चलिए जी, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q naught lying near a region of continuous charge distribution. This continuous charge distribution can be imagined to consist of a large number of small charges dq. तो हमने ये कहा कि जब भी कभी हमारे को कोई कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, कोई भी, तो हमसे ये कहा जाएगा कि भाई आपको अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि उसमें छोटे छोटे हज़ारों लाखों या करोड़ों चार्जेस भरे हुए हैं, ठीक है? पहली चीज़ आपको ये मानकर चलनी है। अब वो जो छोटे छोटे चार्जेस हैं वो क्या है? dq, उसको लेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज dq। याद करिए 11th क्लास में जब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते थे तो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला जाता था dw, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते थे। वही काम यहाँ पर करना है कि जब पूरा चार्ज निकालना है तो छोटा सा चार्ज मान लिया dq, बाद में इंटीग्रेट करते रहेंगे उसको, ठीक है? तो वही है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q naught ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq इज, देखिएगा हमने ये कहा कि सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी कोई भी एरिया है, ये है, कोई भी स्पेस है, कुछ भी, ठीक है? अब उस स्पेस के अंदर हमने ये कहा कि अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, तो हमने कहा कि स्टडी करने के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ऐसे, स्टडी करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और ये जो छोटा सा पीस लिया है हमने, ये भी एक्चुअली थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, पर समझने के लिए कुछ तो बड़ा बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया dq। ये कोई भी एरिया है, तो ये dq हो गया। अब हमने कहा कि मैं ये जो एरिया है ये एम ही नहीं है, कोई भी एरिया, ये फील्ड है, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें आसपास। तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बता दो मुझे जरा, मतलब इसका असर यहाँ पर कितना होगा? तो हम ये कहेंगे अच्छा असर निकालना है, असर निकालना है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दो Q naught, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, स्केल से डिस्टेंस रख देंगे यहाँ पर। अब डिस्टेंस को हम क्या लेकर चलते हैं? आर वेक्टर, डिस्टेंस को ये लेकर चलते हैं। अब फोर्स निकालना है, ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम है? एक चार्ज dq हो गया, एक चार्ज Q naught हो गया, फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स कैसे निकाली जाएगी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 क्या है? dq, और Q2 क्या है? Q naught अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? अब कोई कहे कि नहीं जी मुझे तो वेक्टर निकालना है, ठीक है? इस पर एरो लगा दो, ये क्या लिया है वेक्टर? r वेक्टर, तो यहाँ पर r कैप लगा दो। तो r कैप क्या हो गया? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है ना? तो वेयर r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम dq टू Q naught, dq से Q naught की तरफ पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अच्छा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q naught विल बी। अब हम ये जानते हैं कि जब भी कभी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो चार्ज की हो, चाहे वो मास की हो, चाहे वो डिस्टेंस की हो, तो डिस्क्रीट वैल्यूज कब मिलेंगी? डिस्क्रीट वैल्यूज हमको मिलेंगी जो हम रियल लाइफ सिचुएशंस देखते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस जो आप मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स में किया करते थे, तो वहाँ रियल लाइफ सिचुएशंस होती थी कि एक बच्चा है, मतलब क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट का डेटा दे रखा है, तो वहाँ पर जब आप मीन निकालते थे तो वहीं लगाते थे ना ये सिग्मा। अब यहाँ फिजिक्स में क्या है, यहाँ बारीक से बारीक छोटे से छोटा चार्ज भी आपको ले लेना है। तो जब बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनको सबको एडिशन करना होता है, ठीक है?
तब समेशन ना लगाकर इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये चीज़ आपने 11th में करी थी, अगर याद नहीं है तो मैथ्स में इस बार भी करेंगे। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कह दिया था ना समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ये बोल दिया, तो इसके आगे ये लिमिट लगा दी जाती थी कि लिमिट i टेंडिंग टू 0, कि i कितना बहुत छोटा 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 छोटा, मतलब 1 के बाद में फिर अगली वैल्यू क्या आएगी 1.00001, फिर अगली वैल्यू 1.00002। तो ये कह देते थे कि ये बार बार लिमिट विमिट ना लगाकर इसको सीधा इसी को हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को जब ऐड करना होता है तो समेशन का साइन यानी कि सिग्मा का साइन ना लगाकर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले, ठीक। देखिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, सुपरपोजिशन मतलब एडिशन, सब ऐड होएंगे, सुपरपोजिशन का मतलब ये है। द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट विल बी, पेज नंबर 25 पर आ जाइए। तो टोटल फोर्स कैसे निकाली जाएगी, ये जो हमने निकाला था ये था डी एफ वेक्टर, क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए निकाल रहे थे। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर को इंटीग्रेट कर दो। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो पहले तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। फिर ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर वेरिएबल है। तो मैं ये कहूँगा मैंने चार्ज का छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो ऐसे कितने टुकड़े होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट टुकड़े होंगे, यानी कि चार्ज मेरे लिए वेरिएबल है, ठीक है। तो बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है मुझे पता है, उसको मैं बाहर निकाल लूँगा, वो हो जाएगी क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर। समझ गया, आर स्क्वायर इस वजह से रखा क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ वाला चार्ज लिया, यहाँ वाला चार्ज, तो यहाँ से जब डिस्टेंस लूँगा तो वो आर भी वेरी करेगा, इस वजह से मैंने आर स्क्वायर लिया। आर स्क्वायर फिक्स नहीं रहने वाला, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा पर होगा, इसलिए मैंने आर स्क्वायर को यहाँ पर लिया। समझ गए, ठीक। सवाल अच्छा था क्योंकि क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट चेंज नहीं होने वाला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं चेंज होने वाला, तो ये कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट्स को तो खींच कर बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा और डी क्यू चेंज हो गई, ठीक है। सर क्यू की पूरी टोटल वैल्यू क्या होगी, लिमिट्स फिर वो इंटीग्रेट करके वो लिमिट जो भी दे रखी होगी, कि जैसे मान लीजिए ये वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम दे रखा होगा मान लो, तो फिर मैं वॉल्यूम को इंटीग्रेट करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज, पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना फैला हुआ है वो ये बता देंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम इतना है तो टोटल में कितना, वो लिमिट वगैरह कैसे होगी मैं बता दूंगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर, पेज नंबर 25 पर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस 3 तरीके के हैं। पहला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली समझिए इसको, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3-डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन V ऑफ स्पेस एज शोन, कि एक स्पेस है, वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा चार्ज हमने भर रखा है, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर हमने चार्ज भर रखा है, ठीक है। अच्छा, वी डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट, ठीक। बेहद आसान। क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, वैसे ही बता दूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो भी चार्ज डेंसिटी है तो क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका एक सिंबल है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक सिंबल है रो, जो इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी में याद होगा रेसिस्टिविटी का सिंबल होता था, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का भी वही सिंबल है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो वो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डी क्यू अपॉन डी वी, ये हो गया। डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज, डी वी मतलब छोटी सी वॉल्यूम, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा रो डी वी। अब एक एग्जांपल के तौर पर आगे एक एग्जांपल दिया है, इफ अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, देन इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज। तो अगर एक स्फीयर दे रखा है हमको, बॉडी के स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है पूरा, तो रो क्या हो जाएगा, और चार्ज कितना दिया है, Q दिया है चार्ज, तो Q अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसकी यूनिट बता दो ऐसे ही, ऊपर चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, नीचे वॉल्यूम है, चार्ज पर मीटर क्यूब, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, ये हो गया।
उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 26। फ्रॉम इक्वेशन 1 द चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल वॉल्यूम डी वी इज, ये डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी हो गया। तो यहाँ से फोर्स निकालने की बात करी जा रही है। तो जैसे ये फोर्स निकाला था ना, इसी फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना, ये लिख देना है एफ वी वैक्टर। एफ वी वैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ फोर्स था, यहाँ पर है फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एफ वी वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब क्योंकि मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ छोटा सा भी लिख देना बस नीचे। लिखने के लिए इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले सेम लगेंगे, ये नहीं कि वॉल्यूम का कुछ और है सरफेस का कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। बस वी लिख देना है नीचे दिखाने के लिए, वी लिख दिया। उसके बाद ये डी क्यू है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू की वैल्यू होती है रो डी वी, तो डी क्यू की जगह लिख दीजिए रो डी वी, बाकी सब कुछ से आर स्क्वायर आता है। इसी तरीके से ये तो हमारा क्या हुआ, फोर्स हो गया ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो ई वी वेक्टर ये हो जाएगा एफ वी वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। जब इसी को फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? हाँ, सर इसे सॉल्व कैसे करें? कुछ नहीं, अभी बस ये करके दिखा रहे हैं। अभी बस सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आऊँगा आगे। डेरिवेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स का और मैथ्स जाता है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। उसके बाद देखिएगा अगला है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज को एक सरफेस पर पूरे पर बिछा दिया जाता है तब उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। It is a charge distribution spread over a two-dimensional surface S in space as shown in the figure. We define the surface charge density at any point on the surface as the charge per unit area at that point. तो क्या हो गया, हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या बोला, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस। सरफेस मतलब एरिया, है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो हमने कहा कि एक बड़ा सा सरफेस है, ऐसा भी किसी भी तरीके का एक सरफेस है, और इस सरफेस पर पूरे पर चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। एक बीच में हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, सरफेस ले लिया छोटा सा। इस सरफेस को जैसे यहाँ पर छोटा सा वॉल्यूम लिया था, डी क्यू तो चार्ज था। अब जैसे यहाँ पर हमने ये लिया है तो इसको मैंने डी एस बोल दिया, और इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। इस डी एस पर चार्ज कितना है, डी क्यू। अब इसी तरीके से मैं इस पॉइंट पर वो निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया आर वेक्टर। बस काम वही करना है जो पहले हमने करा था, वो देख लीजिएगा। बस जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बोलते हैं, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा भी स्मॉल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा वो होता है, ये हमको लेना है स्मॉल सिग्मा, ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो डी क्यू बाई डी एस। इसकी यूनिट कूलम्ब, सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वहाँ जैसे कूलम्ब पर मीटर क्यूब थी, यहाँ हो गई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 27 पर आ जाइए। ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। For example, if a charge q is uniformly distributed over the surface of a spherical conductor of radius capital R, spherical conductor, तो sphere का surface area कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात होती है, 4 पाई r स्क्वायर। तो
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर स्फीयर पर चार्ज है Q और स्फीयर का सरफेस एरिया है 4πr², तो सिग्मा अपॉन Q अपॉन 4πr²। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर बताया गया है। हो सकता है आपको कहीं पर आगे किसी डेरिवेशन में या किसी क्वेश्चन में वहाँ पर आपको स्फेरिकल एरिया ना देकर आपको फिगर जो है वो सिलेंड्रिकल दी जाए, तो जब सिलेंड्रिकल दी जाएगी तो उसमें मेंशन करा रहेगा कि आपको कर्व सरफेस एरिया लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया उसका क्या हो जाता है 2πRH, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH प्लस 2πr², है ना, ये हो जाएगा। तो जो भी एरिया आए, जो भी फिगर आए, उसका ही एरिया आपको यहाँ पर लेना। अब ऐसे एफएस वेक्टर, जैसे यहाँ एफबी वेक्टर निकाला था, ऐसे ही एफएस वेक्टर निकालेंगे, कुछ चेंज नहीं करना। Q0 अपॉन 4πε0, ये सब कुछ सेम। इंटीग्रेशन Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन dq, तो आप खुद देखिए यहाँ पर dq की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ds, सिर्फ सिग्मा ds, बाकी सब कुछ सेम। सिग्मा ds अपॉन r², क्योंकि मैं सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है, that's it। समझ गए होंगे? ठीक है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? थोड़ा बहुत आइडिया है वैसे इसका पहले से, चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, Q0 से डिवाइड कर देते हैं उसको, तो ऊपर का ये Q0 हट जाएगा बस। 1 अपॉन 4πε0 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r² और r², ये ठीक है। विदिशा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला है हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें है इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ वन डायमेंशनल कर्व और लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो जो कभी कोई चार्जेस जो है वो किसी एक लाइन के अलोंग अगर फैले हुए होते हैं तो उसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा, ऐसे ही लाइन चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो लाइन चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वहाँ था पहले में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हुआ, dq अपॉन dv। सरफेस वाले में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो dq अपॉन ds। लाइन वाले में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq अपॉन dl, dq अपॉन dl, ये हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर जैसे बोला, शुरुआत में रो बोला उसको, फिर इसको बोल दिया सिग्मा, अब उसको बोलेंगे लैम्डा। ठीक है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा dq बाई dl। ठीक है, कुछ तीन चीज़ें वैसी ही होगी जैसे आपका यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस था। चलिए जी, चलिए जी, पेज नंबर 28 पर आ जाइए। पेज नंबर 28 पर है तो ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऐसा यूनिट बताने की जरूरत नहीं, कूलम पर मीटर होगी। फॉर एग्जांपल, इफ अ चार्ज q is uniformly distributed over a ring of radius capital R, then its linear charge density is, अब ring of radius capital R, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 2πr। मतलब अगर कोई एक रिंग दे रखा है और रिंग का रेडियस है कैपिटल R, और कोई पूछे कि इसका जो एक्सटीरियर लेंथ है उसके अक्रॉस बता दीजिए आप कि लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो आप ये कहेंगे भी मुझे पूरी लेंथ तो पता होनी चाहिए ना, बाहर की एक्सटीरियर लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर। बस जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम बस ऐसा है, जैसे यहाँ पर सरफेस था, उससे पहले वॉल्यूम था, कुछ भी सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन बना दो, जैसे ये लाइन बना दी, इस लाइन पर ये बोल दिया ये लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, कोई बहुत टेढ़ी चीज़ नहीं है ये, है ना, तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है।
तो ये सरफेस वाला है तो ये डायग्राम बनाना है आपको, वॉल्यूम वाला है तो वो एक छोटा सा बॉक्स बनाकर दिखा देना है, और इसमें आपको छोटी सी लाइन दिखानी है। तो छोटी सी लाइन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इतना सा एक टुकड़ा थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है, और इसको आप बोल देंगे कि ये छोटी सी लेंथ है तो इसको बोल दिया DL, L हो गई इसकी एंटायर लेंथ, ये DL हो गया। यहाँ से मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर हमने रख दिया चार्ज Q0, और DL पर जो चार्ज है उसको हम क्या लेंगे, वही छोटा सा चार्ज DQ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो नोट्स में पेज नंबर 28 पर वो एक छोटा सा फिगर बनाकर दिखा रखी है। अब आप देखिएगा इसी तरीके से जैसे हमने वॉल्यूम वाला फोर्स निकाला ना, ऐसे ही लीनियर फोर्स निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DQ था तो DQ की जगह अब क्या आ जाएगा, DQ की जगह अब क्या आ जाएगा, लैम्बडा DL, लैम्बडा और DL। तो DQ की जगह आपने लिख दिया लैम्बडा DL, ठीक है, डिनोमिनेटर में वही R², यहाँ पर R कैप लिख कर दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं लीनियरली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर L लगा देना है, बस ये करना है। ऐसे ये FL वेक्टर है, सिमिलरली EL वेक्टर क्या हो जाएगा, FL अपॉन Q0, Q0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला खत्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L लैम्बडा DL अपॉन R² और R कैप, ये हो गया। तो ये आपका सारा का सारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी फिगर दे रखी है कि उसमें, हालांकि इतना टिपिकल क्वेश्चन आता नहीं है कि आपको वॉल्यूम, लीनियर और सरफेस तीनों को एक ही में यूज़ करना पड़ जाए, लेकिन कभी मान लीजिए कोई ऐसी टिपिकल फिगर है कि एक बड़ा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, उसको एक वायर के थ्रू लटकाया गया है और उस वायर से कनेक्टेड एक प्लेट है। तो इसका मतलब तीनों चीज़ें हो गई ना, कि एक तो वॉल्यूम हो गया, एक लेंथ हो गया और एक प्लेट लटकी हुई है, तो तीनों के तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गए आपके उस केस में। तो अगर ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वॉल्यूम वाले का अलग निकालो, लाइन वाले का अलग निकालो, सरफेस वाले का अलग निकालो, फाइनली तीनों को ऐड कर दो। तो नीचे यही बता रखा है कि so the total electric field due to a continuous charge distribution is given by, तो अगर कोई ऐसा continuous charge distribution हो जिसमें वॉल्यूम, सरफेस और लाइन तीनों के तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ई कॉन्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस इज इक्वल टू EV वेक्टर प्लस ES वेक्टर प्लस EL वेक्टर। सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाया और यहाँ इंटीग्रेशन में आएगा लाइन इंटीग्रल, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV अपॉन R² R कैप प्लस सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन R² R कैप प्लस लाइन इंटीग्रल लैम्बडा dl अपॉन R² इंटू R कैप, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ना क्वेश्चन दे रखा है मैंने पेज नंबर 29 में, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हेडिंग डाल रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो आगे आपको इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है गॉस लॉ। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि आपको विदाउट यूजिंग गॉस लॉ करना है, तो यही वाला डेरिवेशन है जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो गॉस लॉ लगा देना, गॉस लॉ से बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग गॉस लॉ में मेरे को कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, दूसरा बस घर में अभी मेरे यहाँ 2 या 3 दिन का मैक्सिमम काम रह गया है, तो उसके बाद मैं आपको बता दिया करूँगा आपको क्या करना है कि ग्रुप जो है ना, ग्रुप को चेक करना है शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में, ठीक है। तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास दिया करूँगा मैं, वो एक्स्ट्रा क्लास रात में मोस्ट प्रोबेबली 9 या 9:30 बजे होगी,
ठीक है, दोनों में से कोई एक टाइम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो ऑनलाइन तो होगी ही होगी। तो वो सिर्फ सप्लीमेंट्री क्लासेस होंगी जस्ट टू पुश योर सिलेबस। ये सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ता रहे, हम थोड़ा भी ऐड ऑन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें कायदे से हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और हार्ड कॉपी भी आपको 2-3 दिन में मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ फिर आपको हार्ड कॉपी दे दूँगा, तो मोबाइल से नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी बुकलेट दे दूँगा आपको, वहाँ से आप कर सकते क्वेश्चन में डालते हैं। हैं। वही नेगेटिव पोटेंशियल